इतनी सारे ग्रह और चंद्रमा को जानने के बावजूद इंसान कहीं जीवन के सबूत को नहीं खोज पाया। लेकिन फिर सामने आया मंगल ग्रह, जहां एक रोवर ने वह कर दिखाया जो पिछले 60 लाख सालों से मानव सभ्यता कभी नहीं कर सकी थी। यह पहली बार था जब दुनिया को पता चला कि धरती के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन के संकेत मौजूद हैं, और वह दूसरा प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि मंगल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस रोवर को ऐसा क्या मिला? क्या मंगल पर जीवन पक्का है या फिर यह कोई मिथक है? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। ये कहानी है 10 सितंबर 2025 की, जब पहली बार नासा ने दुनिया को बताया कि मंगल पर जीवन के कुछ ऐसे केमिकल सिग्नल मौजूद हैं जो धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया से जुड़े होते हैं। यह पहली बार था जब किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन से संबंधित कुछ मिला था। चलो सबसे पहले मंगल पर जाने वाले इस रोवर की बात करते हैं। 18 फरवरी 2021 को नासा के सबसे एडवांस्ड रोवर ने अपनी 203 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा खत्म की थी। इस रोवर का नाम है परसिवरेंस। अपने दोस्तों यानी क्यूरियोसिटी, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी की यात्राओं के बाद यह मंगल ग्रह पर उतरा था। इसका ऑब्जेक्टिव था मंगल पर मौजूद जैज़ेरो क्रेटर पर लैंड करना और रिसर्च करना। यह उसकी मिट्टी और चट्टानों की जांच करने के लिए आया था। नासा ने इस क्रेटर को अपने मिशन के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ 350 करोड़ साल पहले पानी से भरी एक झील हुआ करती थी, और यह तो आप भी जानते हैं कि धरती पर भी जीवन का विकास पानी से ही हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगा कि जहाँ पानी मौजूद हो वहाँ जीवन की संभावना भी हो सकती है। मंगल पर लाइफ की एग्जिस्टेंस को पता लगाने के लिए यह जगह सबसे उपयुक्त थी। अगर इस क्रेटर की बात की जाए तो यह लगभग 45 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ अरबों साल पहले नदी के बहाव से जमा हुई चट्टानों की परतें मौजूद हैं। यही नहीं, पानी के सबूत खुद ब खुद दिखाई देते हैं, जैसे नदी के इन्वर्टेड चैनल्स। आज भले ही यह सूखा और रेतीला हो, लेकिन अरबों साल पहले यह पानी से भरा हुआ था। रोवर का मुख्य उद्देश्य साफ था, अपनी हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से इस क्रेटर की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लेकर उन्हें एनालाइज करना। नासा ने इस सैंपल कोर को वाइल्ड कैट रिज नाम दिया, और यही वह सैंपल थे जिनसे वैज्ञानिकों को जीवन के संकेत मिले। दरअसल इन सैंपल्स में कुछ ऐसे बायो सिग्नेचर्स मौजूद थे जो मंगल पर जीवन की संभावित मौजूदगी का संकेत देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बायो सिग्नेचर क्या होता है। दरअसल बायो सिग्नेचर किसी ग्रह से लिए गए ऐसे सैंपल होते हैं जिनसे पता चलता है कि उनका बनने का कारण कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है या नहीं। हालांकि किसी भी सैंपल को देखकर सीधे ये नहीं कहा जा सकता कि इसे बनाने के पीछे किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ है। इसके लिए बहुत सारे डेटा और एडवांस्ड रिसर्च की जरूरत पड़ती है। परसिवरेंस रोवर ने जो सैंपल लिया है वह नासा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगल करोड़ों किलोमीटर दूर है और वहाँ कोई वैज्ञानिक खुद जाकर रिसर्च नहीं कर सकता। तो नासा को यह कैसे पता चला कि इस सैंपल में जीवन के संकेत हैं? दरअसल इसके पीछे है इंसानों की सालों की मेहनत और एडवांस्ड इंजीनियरिंग। असल में वहाँ पर सारा का सारा काम रोवर खुद करता है। इसमें वैज्ञानिकों के होने की जरूरत नहीं होती। परसिवरेंस सबसे पहले अपने ड्रिल से किसी चट्टान को साफ करता है ताकि अंदर की परतें दिखाई दे सकें। इसके बाद उस चट्टान से सैंपल निकाला जाता है और फिर शुरू होता है कैमरे और लेजर का काम। इस रोवर में लगे मास्टकैम जेड शानदार 3D तस्वीरें खींचते हैं। इसके बाद सुपर कैम अपने लेजर से चट्टानों पर फायर करता है। इस लेजर में रमन स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है। हरे रंग की लेजर बीम एक खास वेवलेंथ पर सैंपल पर डाली जाती है। जैसे ही लेजर लाइट सैंपल से टकराती है, ज्यादातर लाइट बिखर जाती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा लगभग 1 लाख फोटॉन्स में से सिर्फ एक सैंपल के मॉलिक्यूल के साथ टकराकर उसकी वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाता है। इस कनेक्शन से फोटोन की वेवलेंथ थोड़ी बदल जाती है। इसे रमन स्कैटरिंग कहा जाता है। हर एक मिनरल या मॉलिक्यूल की अपनी एक खास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। वेवलेंथ में जो भी बदलाव होता है वह मॉलिक्यूल की फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। जिस तरह हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग होती है, वैसे ही हर मॉलिक्यूल की भी होती है। सुपर कैम का स्पेक्ट्रोमीटर इस बदली हुई लाइट को पकड़ता है और उसे मापता है। इसके बाद साइंटिस्ट यह पता लगाने में सफल हो जाते हैं कि उस चट्टान या मिट्टी में कौन कौन से मिनरल या केमिकल मौजूद हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास अलग अलग रंगों के स्प्रिंग वाले खिलौने हों, तो जब आप हर एक स्प्रिंग को अपनी उंगली से एक ही ताकत से दबाकर छोड़ते हैं तो पतली स्प्रिंग तेजी से उछल कूद करेगी और मोटी स्प्रिंग धीरे धीरे हिलेगी। यानी हर स्प्रिंग की अपनी अलग वाइब्रेशन होती है। ठीक वैसे ही जब सुपर कैम का लेजर किसी पत्थर या मिट्टी पर पड़ता है तो वहाँ के मॉलिक्यूल स्प्रिंग की तरह हिलने लगते हैं। हर मॉलिक्यूल अलग वाइब्रेशन करता है। इस वजह से लौटने वाली लाइट थोड़ी बदल जाती है। सुपर कैम इस बदली हुई लाइट को पकड़ लेता है और साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि वहाँ कौन सा मिनरल है। जब सुपर कैम से यह पता चल जाता है कि कौन सा मिनरल है, तो फिर बारी आती है PIXL
यानी प्लानिटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री की। PIXL एक्सरे से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सैंपल के हर छोटे टुकड़े का नक्शा बना लेता है। इसके बाद शेरलॉक नाम के डिवाइस का काम शुरू होता है। शेरलॉक UV लेजर से यह पता लगाता है कि वहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं या नहीं। जैसे ही सैंपल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लैब से जुड़े कंपाउंड्स का पता चलता है, शेरलॉक उन्हें पकड़ लेता है। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट नासा के सबसे इम्पोर्टेंट उपकरणों में से हैं, जो मंगल पर जीवन की खोज के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। जब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सैंपल कलेक्शन की बारी आती है। परसिवरेंस इन सैंपल्स को अल्ट्रा क्लीन सैंपल ट्यूब्स में सील करता है और फिर उन्हें फ्यूचर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए स्टोर करके रखता है, ताकि इनको सही सलामत धरती पर लाया जा सके। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि वह सैंपल कौन सा है जिसकी वजह से नासा जीवन की खोज के संकेत दे रहा है। दरअसल जुलाई 2024 में परसिवरेंस ने 3.2 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े एक पत्थर पर PIXL और शेरलॉक डिवाइसेस की मदद से एनालिसिस किया था। तब उसे वहां पर कुछ कलरफुल स्पॉट्स यानी धब्बे दिखाई दिए थे। ये धब्बे दिखने में छोटे छोटे और गोल थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें लेपर्ड स्पॉट्स नाम दिया, क्योंकि पत्थर पर यह धब्बे बिल्कुल लेपर्ड के धब्बों जैसे दिखाई दे रहे थे। नासा का मानना है कि ये धब्बे 2 अरब साल पहले मौजूद बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों के कारण बने हो सकते हैं। उन्होंने सतह पर मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फर की मदद से ऊर्जा बनाई होगी और इसी से यहाँ पर यह लेपर्ड स्पॉट्स बने होंगे। लेकिन यह तो केवल अनुमान था। अब इन धब्बों की गहराई तक जाने की जरूरत थी। बस फिर क्या था, परसिवरेंस ने शेरलॉक के लेजर की मदद से इसमें मिनरल को खोजने की कोशिश शुरू कर दी और फिर सामने आया सबसे बड़ा खुलासा। नासा को 2 महत्वपूर्ण मिनरल हाथ लगे। ये थे जरोसाइट और विवियानाइट। दरअसल इन दोनों मिनरल्स में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि ये दोनों मिनरल्स धरती पर भी पाए जाते हैं और उनके निर्माण के लिए बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं। अगर विवियानाइट की बात करें तो धरती पर यह ज्यादातर दलदली मिट्टी की परतों और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर के पास में बनता है, जबकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो विवियानाइट के निर्माण में मदद करते हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह था कि मंगल पर जो सैंपल हमें मिला है वह धरती की तरह ही वहाँ पर जीवन के संकेत दे रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अरबों साल पहले वहाँ पर जीवन रहा होगा और किसी प्रकार के माइक्रोबियल फॉर्म्स वहाँ फले फूले होंगे। अभी तक हर कोई खुश था, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूरी नहीं है कि मंगल पर यह मिनरल्स किसी जीव द्वारा बनाए गए हों। हो सकता है कि ये बिना किसी लाइफ फॉर्म के भी बने हों। दरअसल कई बार चीजें नेचुरली बिना किसी लाइफ फॉर्म के भी बन जाती हैं, जैसे जब वहाँ ज्यादा गर्मी हो, एसिडिक कंडीशन हो या कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में मिल जाएं। हालांकि इस बात से नासा के वैज्ञानिकों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेज़ेरो क्रेटर की जिस जगह से परसिवरेंस ने सैंपल लिया है वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी के निशान मिले हैं, ना एसिड के और ना ही ऐसी ठंडी जगह के जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप रिएक्शन करके ये मिनरल बना सकते थे। लेकिन असली हैरानी की बात यह थी कि ये मिनरल मंगल की सबसे युवा चट्टानों में मिले हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन के संकेत केवल पुरानी चट्टानों में मिल सकते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि मंगल लंबे समय तक रहने योग्य रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नई चट्टानों में भी जीवन के संकेत छुपे हों, जिन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही परसिवरेंस की टीम ने यह खोज की, उन्होंने मीडिया में आकर ये नहीं कहा कि हमें मंगल पर जीवन मिल गया है, बल्कि उन्होंने सबसे पहले ज्यादा डेटा इकट्ठा किया, उस पर रिसर्च की और फिर रिसर्च पेपर के रूप में नेचर जैसी टॉप साइंस जर्नल में प्रकाशित करवाया। इसके बाद भी इस खबर पर तुरंत यकीन नहीं किया गया। दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस खबर को सबसे पहले जांचा, परखा और अपनी अपनी राय दी। इस प्रक्रिया को पीयर रिव्यू कहा जाता है। दरअसल विज्ञान में कोई भी दावा यूं ही नहीं कर दिया जाता। किसी भी दावे को तभी सच माना जाता है जब बाकी वैज्ञानिक भी उस डेटा को देखकर सहमत हों। यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह धारणाओं या सपनों पर नहीं, बल्कि हर कदम पर सबूत पर टिका होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल पर हमें जीवन के संभावित संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अंतिम और पक्के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी और ज्यादा खोज और रिसर्च की जरूरत है। वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं। उन्होंने मंगल पर जीवन की पक्की खोज के लिए खास फ्रेमवर्क बनाया है। इसमें से एक है कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन स्केल यानी COLD स्केल और दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस। इन दोनों का काम है यह जांचना कि परसिवरेंस से हमें जो भी डेटा मिला है वह कितना सही है और उसमें कितनी अनिश्चितता है। साथ ही उन्हें फर्मी पैराडॉक्स का भी जवाब देना है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। COLD स्केल को मापना आसान नहीं है। यह 7 स्टेप्स में बनती है। हर एक स्टेप पर वैज्ञानिकों का भरोसा और पक्का होता जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है पॉसिबल साइंस से, इसके बाद सबूत जुड़ते जाते हैं और आखिरी लेवल तक पहुंचकर यह तय हो सकता है कि यह सचमुच जीवन का प्रमाण है। यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है
क्योंकि यह वैज्ञानिकों को जल्दबाजी से बचाती है। इससे हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष में जीवन की तलाश करते समय हर छोटे संकेत को सही से परखना जरूरी होता है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो भविष्य में मिलने वाले डेटा से कोई नतीजा नहीं निकाल पाएंगे और पूरा मिशन गलत साबित हो सकता है। इसी वजह से नासा इस फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। परसिवरेंस का अब तक 4 साल का मिशन पूरा हो चुका है। इसने अपने मिशन में 27 सैंपल कलेक्ट किए हैं, जिनमें से एक वही है जिसे जीवन का सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। फिलहाल ये सैंपल अभी भी मंगल पर मौजूद हैं, धरती पर नहीं लाए गए, इसलिए इनके बारे में ज्यादा रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते। 100% यह कहने के लिए कि मंगल पर कभी जीवन था, इन सैंपल्स को धरती पर लाना होगा। पूरा खेल अब मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर टिका हुआ है। नासा लगातार इस पर काम कर रहा है, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण इसमें देरी हो रही है। फिलहाल नासा 2040 तक लगभग $11 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है, ताकि ये सैंपल धरती पर लाए जा सके और तब जाकर पक्का पता चलेगा कि मंगल पर जीवन था या नहीं। अब आप खुद सोचिए, अगर इन सैंपल्स में सच में बैक्टीरिया जैसे जीवन के फॉसिल मिले और यह साबित हुआ कि मिनरल्स जीवों के कारण बने हैं, तो यह पक्का हो जाएगा कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था। हालांकि ये अब भी नहीं कहा जा सकता कि यह जीवन क्यों और कैसे खत्म हुआ, लेकिन जीवन का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है और हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब हमारे पड़ोसी ग्रह पर जीवन हो सकता है तो अरबों ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। इस मिशन से शायद पहली बार फर्मी पैराडॉक्स सॉल्व हो पाएगा, जो सच में एक बहुत बड़ी बात होगी। मगर इसके लिए अभी हमें लगभग 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2040 में ही यह सैंपल धरती पर पहुंच पाएंगे। तो ये थी कहानी मंगल ग्रह पर मिले जीवन के संकेत की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2040 तक हमें पक्का सबूत मिल जाएगा कि मंगल पर जीवन था या नहीं, या एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों को निराश होना पड़ेगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।